हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वीएसआई चैनल में। मेरा नाम अश्वनी मेहरा और आज आप लोगों को पता है कि जैसे आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है और जिसके अंदर दो मेन सेक्शन रहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का पोर्शन काफ़ी इजी रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर मॉड्यूल बेस्ड है, मतलब आपको कोई भी नोट्स या कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं था। आप मॉड्यूल्स को जितना थोरोली पढ़ेंगे एज इट इज़ आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो आपका फाउंडेशन का एग्जाम अब कंप्लीट हो चुका है, तो ऑफ कोर्स अब आपका नेक्स्ट फोकस होगा कि इंटरमीडिएट की जो प्रिपरेशन हम लोगों को करनी है, तो किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ध्यान रखना इंटर के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए लाइव वेबिनार जो है ध्यान रखना वीएसआई के जो चेयरमैन सर है आरसी शर्मा सर, कल 6 बजे शाम को वो लाइव वेबिनार लेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस वेबिनार को आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको सीखने को मिलेगी, पता चलेगा कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर को क्लियर कर सकते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कीनेशियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज गिवन टू द डिमांड फॉर मनी। तो देखो जो कीन्स था उन्होंने डिमांड फॉर मनी के लिए कौन सा टर्म यूज किया था? लिक्विडिटी प्रेफरेंस टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज किया था। अंडर द कीनेशियन थ्योरी डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम हम पढ़ते, देखो ये 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है जहां कीन्स ने एक बात बोली थी कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, ध्यान रखना कंजप्शन भी इंक्रीज होता है बट लेस प्रोपोर्शन से इंक्रीज होता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा, ध्यान रखना। शायद थर्ड क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होगा, आप भी बोले इसको तो स्क्रॉल कर दो, आपको पता ही है कि भैया एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था ये। इसके अलावा आप लोगों को ये बात पता होगा कि जब हम लोग बैंकिंग, इंश्योरेंस और ऐसे सेक्टर जो कि स्टेट लेवल के अंदर कॉमन होते हैं, और जब हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते हैं तो इस तरीके के सेक्टर्स को हम उनकी स्टेट के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है उनकी वैल्यू ऐड करते हैं, और उन सेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? सुपरा रीजनल सेक्टर्स बोलते हैं। एज इट इज मॉड्यूल का लाइन ये गिवन है। 3 सेक्टर मॉडल दे रहा, आपको पता है 3 सेक्टर मॉडल में क्या आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर, अपना प्रोड्यूसर बिजनेस सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट। क्योंकि फोर्थ जो फॉरेन सेक्टर एक्सटर्नल सेक्टर है वो हमारा 4 सेक्टर के अंदर आता है, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर जो है वो फॉरेन सेक्टर हो जाएगा, जो 3 सेक्टर में इंक्लूड नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ पब्लिक गुड? के देखो सबसे मेन कैरेक्टर 2 ही थे, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस। यहाँ पर नॉन राइवलरस आ रहा है, ये देखो एक्सक्लूडेबल दे रहा है यहाँ पर, जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल होना चाहिए था। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। बहुत ही बेसिक है। इंडिविजिबिलिटी का भी कैरेक्टर हम लोग पढ़ते हैं, मोर वनरेबल टू एक्सिलिटी। जैसे हम बात करते हैं फ्री राइडर की प्रॉब्लम की, जो प्रॉब्लम रहती है इंडिविजिबिलिटी की, हम बात करते हैं इंडिविजुअल बंदे को सेम प्रोडक्ट जो है वो कंजप्शन के लिए मिलता है, या नॉन एक्सक्लूडेबल आना चाहिए था, लेकिन एक्सक्लूडेबल जो है कैरेक्टर वो यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट देखो, जॉर्ज एकरलॉफ ने जो एक वर्ड यूज किया था लेमन, जिसका मतलब था बोथ पुअर एंड गुड क्वालिटी यूज का जो थी, उसके लिए लेमन वर्ड जो था वो उन्होंने यूज किया था। एज इट इज ये लाइन जो है वो मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है कि जॉर्ज एकरलॉफ ने जो लेमन वर्ड यूज किया था उसका मतलब था बोथ पुअर एंड गुड क्वालिटी जो यूज्ड कार होती है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो सीधा सा मैक्रो इकोनॉमिक जैसी फंक्शन आता है मॉड्यूल में, एज इट इज गिवन है, वो फंक्शन स्टेबलाइजेशन होता है। जो एलोकेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शन थे। स्टेबलाइजेशन फंक्शन में फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आ रहा है सोशल कॉस्ट। बहुत ही ईजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सोशल कॉस्ट क्या होता है? हमारा प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्चुअलिटीज होता है। बहुत बेसिक डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है मॉड्यूल में, बोल्ड लेटर में और दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट प्रेजेंटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट? कौन सा डॉक्यूमेंट देखो प्रेजेंट नहीं किया जाता है? बजट एस्टिमेट आते हैं, देखो करंट ईयर के भी, एनस्विंग फाइनेंशियल ईयर के भी आते हैं। रिवाइज एस्टिमेट ध्यान रखना एनस्विंग फाइनेंशियल ईयर का नहीं आता है, ध्यान रखना। रिवाइज एस्टिमेट कैसे आएंगे? तो एनस्विंग ईयर की जगह क्या आना चाहिए था? यहाँ पर करंट ईयर आना चाहिए था, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसका आंसर है वो सी जाएगा। हालांकि देखो डी में भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकम ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर दे रखा है, जबकि यहाँ पर जो प्रीवियस ऑफ करंट ईयर का भी आना चाहिए था। अगर आप मॉड्यूल देखेंगे तो पता चलेगा, पर ठीक है, आप करंट फाइनेंशियल ईयर के भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेते हैं तो पार्शियल सही है, इसलिए मुझको मोर करेक्ट ये लग रहा है। नहीं तो प्रीवियस ईयर जो है, ध्यान रखना, वो वर्ड यहाँ पर यूज होना चाहिए था, इनकम ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ करंट ईयर जिसको हम बोलते हैं। पर ठीक है, अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है जो सी है रिवाइज एस्टिमेट जो है, ध्यान रखना, वो एनस्विंग फाइनेंशियल ईयर के नहीं, किसके आने चाहिए थे? करंट फाइनेंशियल ईयर के आने चाहिए थे। पर डी भी थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है,
और वो क्या कंसिडर करता है आईसीआई थोड़ा उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल डिपार्टमेंट फॉर ओवरसीइंग द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एज इट इज, ये लाइन हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो नोडल डिपार्टमेंट है जो आपके पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को संभालता है। म्यूचुअल फंड के लिए आप टीवी में भी कई बार ऐड देखते होंगे जहां पर इस तरीके के ऐड आते हैं, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। लगभग सबने क्वेश्चन किया होगा गवर्नमेंट यहाँ पर कौन से फेलियर को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन फेलियर जो होती है वह गवर्नमेंट कह रहा है कि आप इंफॉर्मेशन को करेक्टली जो है वो अगर स्टडी करेंगे तो मार्केट फेल नहीं होगा, कोई आपको बेवकूफ बना नहीं पाएगा। ये भी बहुत सिंपल सा है, आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है बजट वर्ड यूज ही नहीं होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड ही क्या यूज होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज होता है। हाँ ये जरूर है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की प्रोसेस को हम बजटिंग बोलते हैं, ध्यान रखना। तो आपका एस्टिमेटेड रिसीट बजट के लिए हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो वर्ड यूज करेंगे। इसके बाद देखो व्हाट इज द टर्म y इज रिप्रेजेंट, ये एज इट इज दे रखा है। देखो y जो है वो हमारा रियल जो है नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। मॉड्यूल के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ये क्वेश्चन गिवन है। बैंक्स अवेलिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कैन बी यूज फॉर मैक्सिमम हाउ मच परसेंटेज ऑफ एसएलआर, ये भी मॉड्यूल में एज इट इज गिवन है। एसएलआर का आप कितना परसेंट यूज कर सकते हो भैया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ 1% जो है मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो। हमें निकालना है पब्लिक के हाथ में कितना करेंसी है, तो ऑफ कोर्स आप जो नोट्स इन सर्कुलेशन, कॉइन्स इन सर्कुलेशन है, इन दोनों में पब्लिक और बैंक दोनों का इंक्लूड है, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि बैंक के पास जो कैश पड़ा है, बैंक के पास जो कॉइन्स पड़े हैं वो पब्लिक के पास नहीं है। तो ये बैंक वाला अगर हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, पब्लिक का आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका 262,548 आ जाएगा। तो हम इन को ऐड करना है ताकि टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन आ जाए, इन दोनों बैंक को माइनस कर देंगे तो हमारे पास पब्लिक का आ जाएगा। ये बहुत चिल्ला चिल्ला के शायद हर टीचर ने आपको पढ़ा होगा गुलिटॉन गुलिटॉन गुलिटॉन, एज इट इज देखो आया हुआ है, जहां पर वो हम पढ़ाते भी गुलिटॉन का मतलब क्या होता है, वो भैया सर काटने वाली जो तलवार होती है ना, कि तलवार लटक रही है कि भैया आपका जो टाइम पीरियड है खत्म होने वाला है, वोटिंग करो जो भी करो, आउटस्टैंडिंग डिमांड या ग्रांट रिलेटेड जो डिसीजन लेना उसको कंप्लीट करने का प्रोसेस जो है वो गुलिटॉन होता है। नेक्स्ट उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू रिगार्डिंग द फिस्कल पॉलिसी, deliberate policy and economy producing full employment does not require government action, taxation policy is part of देखो फिस्कल पॉलिसी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, सप्लाई साइड जो है वो सप्लाई साइड नहीं है, ध्यान रखना, डिमांड साइड है। आपने पढ़ा होगा कीन्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने हमेशा डिमांड पर बात किया था, गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसी देती है, ध्यान रखना, जो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करती है, ठीक है। और पहले पॉलिसी याद होगा 1930 में सप्लाई साइड आता था, इसलिए ग्रेट डिप्रेशन हमें देखना पड़ा था। तो ये स्टेटमेंट जो है ध्यान रखना वो हमारा फॉल्स हो जाएगा, सप्लाई साइड नहीं होता पॉलिसी, डिमांड साइड होता। इसका ब्रॉड मनी में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मॉड्यूल में बात लिखा, एग्रीड मैच्योरिटी अप टू, जो आपके ब्रॉड मनी है उसमें करेंसी डिपॉजिट आता है 2 इयर्स के लिए, जो आपके रिडीमेबल एट नोटिस अप टू, जैसे आप फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो वो 3 मंथ्स के लिए, और रीपर्चेस और मनी मार्केट फंड और जो शेयर्स और डेट सिक्योरिटी वो 2 इयर्स के लिए रहता है, एज इट इज गिवन है मॉड्यूल के अंदर। 232 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, M1 में क्या इंक्लूड नहीं होता आप सबको पता है, CDD OD टाइम डिपॉजिट M1 में आते ही नहीं है, तो आपका आंसर जो है वो हमारा C हो जाएगा। टर्म डिपॉजिट भैया ब्रॉड मनी में आते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप कौन सी कंडीशन होती है, जहां हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाए भैया कि सारे के सारे लोग कैश में लिक्विड फॉर्म में पैसा रखना स्टार्ट कर दे, तुम्हारी इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट नियर जीरो हो जाए, जहां पर लोगों की जो होल्डिंग है कैश, ध्यान रखना, वो बैंक में रखने की जगह खुद के पास रखना स्टार्ट कर दें। और ऐसा हमने पढ़ा भी था, जापान के अंदर देखा गया था रिसेशन के टाइम। व्हाट इज द लाइक इंपैक्ट, देखो अगर TD/DD रेशियो बढ़ेगा तो लोग बैंक में मतलब टाइम डिपॉजिट FD ज्यादा करवा रहे, बैंक के पास जितना FD का अमाउंट होगा उतना हायर अवेलेबिलिटीज होगी बैंक के पास, उतना ही ज्यादा वो मनी की सप्लाई को क्रिएट कर पाएगा, उतना ही वो लोन दे पाएगा। इसलिए तो बैंक हमें FD पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देते हैं भाई, ज्यादा देते हैं। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है बिना किसी इशू के। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है, तो आपका जो रेपो रेट जो होता है, ध्यान रखना, रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो रेपो रेट -1 होता है,
तो यहां पर थोड़ा ब्लर हो रहा है, लेकिन इसका आंसर जो वो आपका ए हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट जो होता है, ध्यान रखना, रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेपो रेट जो होती है -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। हमेशा रिवर्स रेपो रेट से कम रहती है, तो फॉर्मूला जो है वो -1 का रहता है। जो कंपैरेटिव कॉस्ट जो थ्योरी आया था, ध्यान रखना, एडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन से करेक्टर उसके थे? सबसे फर्स्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है, इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। क्योंकि नॉर्मेटिव क्यों था? क्योंकि थ्योरी ने बताया पुअर कंट्री के साथ भी भैया ट्रेड करने पर बेनिफिट हो सकता है, तो नॉर्मेटिव इन नेचर था, जो वेलफेयर की तरफ बात कर रहा था। दूसरा, फैक्टर प्राइस डिफरेंसेस पर ध्यान रखना, इन्होंने बात नहीं की थी। इन्होंने बात किस पे की थी? कंपैरेटिव कॉस्ट पर बात की थी, क्योंकि हैक्सरॉली ने बात किया था फैक्टर प्राइस पे। तो थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन से ही इसका आंसर जो है वो आपका बी चला जाएगा। Which of the following is not one of the 4 determinant of the फ्राइडमैन की थ्योरी में? देखो, नॉमिनल डिमांड बढ़ता है वेल्थ के साथ, पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस के साथ, ये भी सही है। नॉमिनल डिमांड फॉर मनी फॉल नहीं होगा, ध्यान रखना, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मनी का डिक्लाइन होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर डिक्रीज हो रही है तो फिर आप पैसा खुद के पास नहीं भैया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर देखो डिक्लाइन हो रहा है तो ऑफकोर्स आपका नॉमिनल डिमांड फॉर मनी है, ध्यान रखना, वो फॉल इंक्रीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? तो सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एलएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद में टैरिफ दैट इज सेट सो हाई कि भैया वो इंपोर्ट को टोटली एक तरीके से बैन कर देते हैं, तो हमने पढ़ा था इसको क्या बोलते हैं? प्रोहिबिट टैरिफ। एक सिंगल लाइन में डायरेक्ट मॉड्यूल के अंदर ये दे रखा है। प्रोहिबिट टैरिफ, इतने हाई टैरिफ होते हैं जो इंपोर्ट को रोकते हैं। यूएसएमसीए के अंदर आपको पता है यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा आता है, तो ये कंट्री कौन सी है भैया? मैक्सिको। डायरेक्ट बोनस क्वेश्चन है। गैट ने अपना रिलीवेंस क्यों खो दिया था 1980 में? क्योंकि देखो कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं था और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं था। अगर वहां पर कोई डिस्प्यूट हो जाता, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, सर्विसेज को लेकर, तो कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं था। तो ये एक इनएडिकेसी थी जो इंप्रूव हुआ था जब गैट डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट हुआ। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इनहेंस होता है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूजिंग इट इंक्रीज। ये हार्ड इफेक्ट हुआ, यानी भेड़चाल चल रहा है भैया। यहाँ पर लोग कौन सा इफेक्ट होगा? बैंडवैगन, जहां पर लोग एक दूसरे को देखकर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। एड वैलोरम, सीधा वैलोरम मींस वैल्यू, जो वैल्यू के हिसाब से लगता है। तो ड्यूटी इज लेविड एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ वैल्यू ट्रेडेड कमोडिटी। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है, ब्लर है, लेकिन जहां पर ये क्वेश्चन जो दे रखा है कि इन्वेस्टर इस्टेब्लिश करता है एक बिजनेस एक्टिविटी को, ध्यान रखना, जो डायरेक्टली तो उसकी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अगर डायरेक्ट होता, अगर मान लो सेम बिजनेस रिलेटेड होता, जैसे मान लो पेप्सी या कोक को एक्वायर कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल, जैसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल किसी से परचेज करते हैं, उस कंपनी के साथ आप एक्वायर या मर्ज या उसके साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, तो फिर वो हमारा कौन सा हो जाता है? वर्टिकल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? वर्टिकल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा। और कॉन्ग्लोमरेट कब होता है? जब दो अनरिलेटेड जो बिजनेस करने वाली कंपनीज अगर आपस में कुछ एग्रीमेंट करती है, ध्यान रखना। जैसे पेप्सी की बात की जाए, अगर फॉर एग्जांपल वो किसी टेक्सटाइल कंपनी से कर ले तो कॉन्ग्लोमरेट हो जाता है। मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक दो एजेंडा का, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है। दो एजेंडा का मैटर भी मॉड्यूल में बहुत छोटा सा दे रखा है, उसके सीधा सा 5-6 लाइन देखें, 5-6 लाइन का मैटर होगा। दोहा का वहां साफ लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर जो ट्रेड है वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था दोहा डेवलपमेंट की अगर बात की जाए। मैच करना है सीधा सा भैया, स्पेक्युलेटिव नेचर किसका होता है? एफपीआई का होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एफडीआई का होता है। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेट नहीं करते, फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, फ्री फ्लोट लगा सकते, ऑफ कोर्स आपका मैच हो जाएगा। तो फर्स्ट का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, यानी इसका आंसर जो है वो हमारा ए हो जाएगा। पेपर काफी ऐसा था जो इजीली कर सकते हैं। प्री ब्रिटिश इकोनॉमी कैसा था? सेल्फ सफिशिएंट थे भैया, ब्रिटिशर्स आने से पहले हमें कोई दिक्कत ही नहीं था। काफी अच्छा ट्रेड वगैरह, एग्रीकल्चर में भी। द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म इंक्लूड, तो देखो अगर आपको रिफॉर्म्स करने वो भी ट्रेड को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपको रिमूवल करने पड़ेंगे। किसको? लाइसेंसिंग प्रोसीजर जो आपने लगा रखे हैं इंपोर्ट के अंदर। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शंस तो लगाना ही नहीं है हमें, रिफॉर्म्स करने, तो रेस्ट्रिक्शन कॉम्प्लिकेशंस तो करने ही नहीं है हम लोगों को। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए शून्य कैंपेन चलाया था भाई।
शून्य का मतलब ही क्या था, पॉल्यूशन को शून्य यानी जीरो करने से रिलेटेड था ये भैया, पॉल्यूशन को जीरो करने से रिलेटेड था। नेक्स्ट बात की जाए, अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है भैया वो इंक्रीज होगी और इट कैन बी एक्सचेंज फॉर ए लार्ज अमाउंट जो फॉरेन करेंसी का हमें देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी तो उतने ही करेंसी में या उतने ही रुपए के अंदर डॉलर जो है वो मान लो ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल अगर $1 की अगर अपन बात करें तो जैसे 70 रुपीज था, अब मान लो $1 जो है अगर वो 60 रुपीज हो जाता है तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। तो पहले $1 में आता था, अब $1 में आएगा, तो कम रुपए में हम ज्यादा डॉलर को परचेज कर सकते हैं, तो वैल्यूबल लार्जर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिस्कल रिफॉर्म्स? बेटर टैक्स कंप्लायंस रिफॉर्म्स है, इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन रिफॉर्म था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, थर्स्ट ऑन कर्बिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, लेकिन री इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन मोर प्रॉफिटेबल ऑप्शन ये नहीं था। तो इसका आंसर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यानी आंसर जो है इसका वो सी हो जाएगा। विच गवर्नमेंट स्कीम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्टर टू फार्मर्स? तो देखो अगर लॉस या डैमेज होता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है। विच रिजाइम रिप्लेस, देखो FIPB की जगह फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था और इसके बाद में इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो काफी परसेंटेज से इंक्रीज हुआ था। इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन रैंक जो कितनी है, 40 है। MEIS स्कीम की जगह क्या आया था भैया, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, रोड टैक्स जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। अर्ली लिबरलाइजेशन हमारे 1980 में स्टार्ट हो गए थे भाई। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर लाइवलीहुड के लिए, 47% एज इट इज। 12 की इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी आपको मिल जाएगा। कमांड इकोनॉमी किसका दूसरा नाम है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के पहले ही 2 लाइन के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कौन सा करेक्टर कैपिटल इकोनॉमी का नहीं है भैया, बी कलेक्टिव ओनरशिप किस में मिलती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में मिलती है। एंड इकोनॉमी एग्जिस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फैक्ट्स? ये तो सबसे बेसिक है, सभी बच्चों ने सही किया होगा कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है जबकि रिसोर्सेज रिलेटिवली स्कैर्स है। माइक्रो इकोनॉमिक में देखो प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड, सप्लाई, इन्वेंट्री कहां पढ़ते हैं, बिजनेस साइकिल कहां आता है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, ना कि माइक्रो में आता है। तो बिजनेस साइकिल में डील नहीं करेगा, बाकी तीनों में मैक्रो डील करेगा। कौन सा स्टेटमेंट बिजनेस इकोनॉमिक्स के रेफरेंस को लेकर गलत है? ये कि इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड ब्रांच इकोनॉमिक्स का। तो सी स्टेटमेंट जो है ध्यान रखना वो इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन है प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर, अगर लग रहा है फ्यूचर में प्राइस फॉल होगा तो हम अभी क्यों परचेज करेंगे भैया, फ्यूचर में करेंगे तो प्रेजेंट में डिमांड फॉल हो जाएगी। फॉल होगा डिमांड तो डिमांड का लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। कंज्यूमर बाय 100 यूनिट ऑफ गुड एट ए प्राइस 6 पर यूनिट, सपोज प्राइस इलास्टिसिटी -3 है, व्हाट विल प्राइस ही बाय 8 यूनिट। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं इस तरीके की चीजों में आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो। डायरेक्ट आप यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएं और 6.4 जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो 3 के बराबर आ जाएगा आपका। जैसे इसने अपन को बोला एट व्हाट प्राइस, तो आप इसके अंदर P2 को 6.4 पुट करके देखेंगे, आपका जो आंसर है वो 3 यानी -3 के बराबर आ जाएगा, यानी प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो 6.4 है वो सही है। यूजुअली मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप हिट एंड ट्रायल यूज करो। जैसे 58 को पहले एक बार आप मान लो भैया न्यू प्राइस देखो क्या उससे 3 आ रहा है, उससे नहीं आ रहा है तो बी को पुट करो, सी को पुट करो। सी को आप जैसे पुट करेंगे आपका आंसर मैच हो जाएगा इलास्टिसिटी 3 से, वो हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल रिवेन्यू गुड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस। आप लोगों ने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है कि रिवेन्यू और प्राइस में अगर रिलेशन पॉजिटिव आता है तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी हमारी, इन इलास्टिक हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू व्हाइल डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हम लोगों ने एक बात बोली थी, एक ट्रिक मैं हमेशा जो क्लास में बताता हूं, ज्यादा पर ज्यादा कम पे कम। यहां लिखा है ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑफ कमोडिटी जनरली हायर विल बी इलास्टिसिटी होना चाहिए, जो हम बोलते हैं मोर पर मोर, ज्यादा पे ज्यादा। ग्रेटर प्रोपोर्शन स्पेंड हो रहा है, इलास्टिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर जो लेसर लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर फॉल्स हो जाएगा। नेसेसिटी और जनरली प्राइस इनलास्टिक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलेंगे अपन, ऐसी कमोडिटी जहां इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है। शायद मैं बच्चों को बार बार कहता हूं कि टॉप 5 क्वेश्चंस जो है ध्यान रखना पूरी इकोनॉमिक्स के, उसमें ये मेरे ख्याल से मोस्ट रिपीटेटिव आस्क क्वेश्चन है इंफीरियर गुड। मोस्ट स्टेटस सीकिंग रिच पीपल, जैसे ही वर्ड आएगा जो मैंने बच्चे पढ़ाए कोर्स वो वैबलन की तरफ मूव करेंगे।
स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉड्यूल में गिवन है, ये लोग हाई प्राइस प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज करते हैं प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए। सीधा आपका दे रखा है, देखो इसमें मेंशन है यूजिंग आर्क इलास्टिसिटी लिखा हुआ है, आप सीधा आर्क का फॉर्मूला यूज करो, वही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। मैंने आप सभी बच्चों को बता रखा है कि मेथड मेंशन होगा इनटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 एज इट इज। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन भैया। इंडिफरेंस कर्व के अंदर कंज्यूमर जो एक्सचेंज करता है x को y के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS। ये भी बच्चों को मैंने बोला है टाइप्स ऑफ कैपिटल में हमेशा यही क्वेश्चन आता है कि ऐसी कैपिटल जिसका यूज केवल सिंगल टाइम किया जाता है वो कैपिटल क्या होता है, सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है। जो अभी प्रेजेंट में बच्चे तैयारी करें सितंबर अटेम्प्ट की, वो भी देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं मॉड्यूल से एज इट इज। सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है, पढ़ाते टाइम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक है, जहां हम बच्चों को लिखाते हैं भैया लिखो इसको, सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए होता है। टू गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा भैया, नेगेटिव। फुल्ली बोनस क्वेश्चन है तो सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, तो आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी उसका स्लोप ही तो होता है, डिक्रीजिंग रेट का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा भैया जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता रहेगा तब तक। टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन कब होता है, हमें पता है भैया थर्ड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होना स्टार्ट होता है। रिटर्न टू स्केल मतलब लॉन्ग रन लॉ, सारे के सारे फैक्टर्स इसके अंदर चेंज होंगे, चेंज इन आउटपुट रिजल्ट ऑफ प्रोपोर्शन चेंज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ध्यान रखना चेंज होंगे, क्योंकि ये रिटर्न टू स्केल यानी लॉन्ग रन का लॉ है, तो ऑल फैक्टर्स ध्यान रखना यहां पर चेंज होंगे। अभी लेटेस्ट प्रोडक्शन जो रिसेंट में जिन स्टूडेंट्स का चल रहा है वो सोच रहे हैं अरे सर यार ये कल ही पढ़ा था आज ही आ गया। लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी मैंने अभी बच्चों को क्लास के अंदर लिखवाया था, एज इट इज लिखवाया था कि भैया कॉफ डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में है और CRS है तो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन होगा, ध्यान रखना लीनियर होमोजेनियस फंक्शन। द मिनिमम क्वांटिटी वेरियस इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन बताता है भैया उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। Which of the following is not true? कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल। अब इससे ज्यादा हद क्या होगा, वो बंदा लिख रहा है एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, बहुत इजीली लगा सकते हो, एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव होता ही नहीं है भाई, उसको जीरो भी नहीं कर सकते, नेगेटिव तो दूर की बात है। साफ आ रहा है बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट, जिसमें 2 फैक्टर्स को आप परचेज कर सकते हो, प्रोड्यूसर 2 फैक्टर्स को परचेज कर सकता है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन बोलते हैं। ध्यान रखना बिल्कुल बजट लाइन का सेम कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे आइसो प्रोडक्ट कर्व चलता है इंडिफरेंस कर्व के जैसे, एज इट इज आंसर आइसो कॉस्ट चला जाएगा। यहां पर आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट सेकंड यूनिट के लिए निकालना है, आपको पता है 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, तो ये 200 में 2 का डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर जो है वो सीधा 100 चला जाएगा। बहुत ईजी है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न टू अकर बिटवीन, अब डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का लग रहा है, देखो जबकि आपको टोटल कॉस्ट दे रखा है, मॉड्यूल का क्वेश्चन एज इट इज, मल्टीपल टाइम इस क्वेश्चन को हमने क्लास में किया है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न वहां लगेगा जब इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट होगा, जैसे इस बच्चे ने यहाँ पर क्वेश्चन कर रखा है, देखो 110 निकाला उसने, 100 निकाला उसने, 90 निकाला, फिर 104। देखो यहां से मार्जिनल कॉस्ट ने इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया है 3 से 4 यूनिट के अंदर, जहां से मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगी वहां से मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल जो रिटर्न हमारा जाएगा वो 3 से 4 यूनिट, यानी हमारा आंसर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। ठीक है, इस बच्चे ने भी बिल्कुल सही तरीके से इसको सॉल्व किया है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट, ए फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस, साफ साफ कहते हैं भैया अगर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकल रही है तो आपको प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। ए फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ, अब यहां पर एक चीज है कि हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया यहां पर कि शॉर्ट रन होना चाहिए या लॉन्ग रन की सिचुएशन होना चाहिए, हम कहते हैं कि फर्म प्रोड्यूस नहीं करती है। लॉन्ग रन की जब हम बात करते हैं कि भैया लॉन्ग रन में उसको नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न करना चाहिए, और शॉर्ट रन की अगर हम बात करते हैं तो उसका एवीसी जो है वो कवर होना चाहिए, ये बिजनेस को कंटिन्यू करने की कंडीशन है। अब क्योंकि सेकंड में लिखा AR इक्वल्स टू 80, अगर मेंशन होता लॉन्ग रन के लिए तो फिर हम बी पे जा सकते थे, अदरवाइज हम ज्यादातर इस चीज पे फोकस करते हैं कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट ध्यान रखना मीट नहीं हो रही है तो आप प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन है आपकी वो शट डाउन कंडीशन जो है ध्यान रखना वो इंप्लीमेंट हो जाएगी,
आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर मीट आउट नहीं हो रही, नहीं निकले शटडाउन कंडीशन, यानी यहां पर प्रोडक्शन को बंद करना चाहिए। पर अगर यहां पर लॉन्ग रन लिख देता अगर, तो फिर मामला चेंज होके बी की तरफ मूव कर सकता था। 72 की बात की जाए, सीधा सा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, आपको एमआर कैलकुलेट करना है तो एमआर इक्वल्स टू क्या होगा, ए आर ई माइनस 1 अपॉन ई। ए आर कितना दे रखा है 45, आप पुट कर लीजिए 3 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 45 इंटू 2/3, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया है 30 आ जाएगा इसका आंसर हमारा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, होमोजेनियस फॉर्म प्राइस टेकर। इन इलास्टिक डिमांड होता ही नहीं है भैया, इलास्टिसिटी परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जब आपका डिमांड तो इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। अगर इस स्टूडेंट का डायग्राम अगर हम देखें तो अगर ये डिमांड कर्व है, इसको मान लो उसने यहां पर इंक्रीज किया, ठीक है, और पहला अपन इक्विलिब्रियम ले लेते हैं भैया, ये है डिमांड कर्व इनिशियल और ये है मान लो, सॉरी ये है आपका डिमांड कर्व, यहां बना लेते हैं अपन, बहुत हौच-पौच हो रहा है। देखो ये अपना डिमांड कर्व है सीधा सा डी, ये हमारा सप्लाई कर्व है एसएस, ये पॉइंट जो है वो हमारा आ गया इक्विलिब्रियम, ये आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस और ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज होगा तो हमने उसको राइटवर्ड शिफ्ट दे दिया D1, और जो सप्लाई है आपका वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको लेफ्ट शिफ्ट दे देते हैं अपन, ठीक है, तो वो आपने दे दिया यहां पर मान लो S0 या S0। अब देखो न्यू इक्विलिब्रियम यहां आ रहा है, कुछ कंडीशन हमें बता ही नहीं है कौन ज्यादा से इंक्रीज हो रहा है कौन ज्यादा से फॉल हो रहा है, तो मैंने दोनों को बराबर से चेंज किया है। तो जहां पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वहां को लेकर थोड़ा सा डाउट है, वो कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन प्राइस जो है वो तय है कि इंक्रीज होगा, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस नो डाउट राइज होगा, बट चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अनसर्टेन रहेगी। क्यों अनसर्टेन रहेगी, क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा से इंक्रीज हो गया तो फिर आपका इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। अगर आपने सप्लाई जो है ध्यान रखना, अगर उसको ज्यादा से डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी है क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी को लेकर, क्योंकि मेंशन नहीं किया है कि डिमांड या सप्लाई में चेंजेस कहां पर ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए हम वहां पर बराबर आपने शिफ्ट करके उसको कांस्टेंट पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है, बाकी आप लोग समझते ही हैं। 75 अगर अपन देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों के साथ मुझे एक इशू रहा होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि उन्होंने फॉल्स जो वर्ड, एक्चुअली वो फॉल्स वर्ड उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट आंसर लगा होगा, जैसे स्टूडेंट ने लगाया देखो फर्स्ट, जबकि क्वेश्चन कर सकता था। उन्होंने क्या किया, 120 देखा रिवेन्यू है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट को उन्होंने ऐड किया, 125 5000 इकोनॉमिक लॉस आ रहा है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट फॉल्स बताना था। जो थर्ड स्टेटमेंट एज इट इज जा रहा है, इकोनॉमिक कॉस्ट 30,000 बता रहे हैं ये लोग, जबकि इकोनॉमिक कॉस्ट एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट होता है, तो 1,25,000 जाना चाहिए था, जो 30,000 बता रहा है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। विच अब मार्केट एलोकेट करता है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को टू प्रोड्यूसर विद हेल्प दिस रिसोर्सेज एफिशिएंटली, भैया फैक्टर मार्केट करता है, मेन मार्केट ही है आपका। ये शायद सभी बच्चों ने सही किया होगा कि फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर मिलता है भाई, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। अब इस बच्चे ने गलती कैसे की है, थोड़ा समझ से बाहर है, क्योंकि MRMC अप्रोच मॉड्यूल में इतनी बार है, इतने क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आते हैं हम बच्चों को बार बार करते हैं MR इक्वल्स टू MC देखो, पर ये MR ग्रेटर देन MC क्या सोच के लगाया भाई, ये पता नहीं चल रहा। अब अपन को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है 20 यूनिट्स पे, 20 यूनिट्स पे 320 टोटल कॉस्ट है आपका, 0 यूनिट पर 100 फिक्स कॉस्ट हुआ, फिक्स कॉस्ट को इसमें से माइनस करेंगे, 220 आपका क्या आ गया वेरिएबल कॉस्ट, 220 में अगर अपन 20 का डिवाइड दे देंगे तो 220 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 कट, आंसर आपका क्या आ जाएगा 11। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर आंसर, 320 माइनस 100, 220 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि अपन को निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 10 और 20 यूनिट्स के बीच में मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे हम डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। ये जब यूनिट में चेंज ज्यादा होता है तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है। तो 10 से 20 यूनिट्स के अगर बीच में देखें तो टोटल कॉस्ट में चेंज कितने का हो रहा है हमारा 100 का, और यूनिट का चेंज 10 का है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे ने गड़बड़ी क्या की है, 100 आंसर क्यों लगाया, उसने यूनिट में चेंज देखा ही नहीं है, यूनिट में चेंज हो तो भैया डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q को करना चाहिए था, तो 120 डिवाइड बाय 10
100 डिवाइड बाय 10 10 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड डिग्री से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ध्यान रखना, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं, वो डिफरेंट क्वांटिटीज के हिसाब से होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा जब हम सब्जी लेते हैं तो सब्जी वाला क्या बोलता है, भैया 30 रुपए की तो पाव है पर 100 रुपए की किलो है, यानी अगर आप 1 किलो लेंगे तो 100 रुपए लगेंगे, पाव भर लेंगे तो 30 रुपए, यानी वो क्वांटिटी डिस्काउंट दे रहा है, ध्यान रखना। ये हमारा सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में देखने को मिलता है। मोनोपोली का कौन सा फीचर नहीं है भैया, सिंगल बायर लिख रहा है, देखो तो बहुत आसानी से स्टूडेंट ने भी करेक्ट किया, सिंगल सेलर होता है। कौन सा कंडीशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नहीं बनता है, देखो नो रीसेल कंडीशन होनी चाहिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। सेलर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है, एक को सस्ता दूसरे को महंगा, अगर सस्ता वाला मार्केट महंगे वाले को मेरा प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर देगा मार्जिन पे तो मुझसे खरीदेंगे ही नहीं, तो रीसेल की कंडीशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल फॉर बायर लो प्राइस मार्केट टू रीसेल, तो देखो रीसेल की कंडीशन नहीं होना चाहिए, जो डी ऑप्शन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा ओलिगोपॉली जहां पर देखो फर्म कॉमन अंडरस्टैंडिंग से चलती है, आपको पता है कॉलिसी ओलिगोपॉली का टाइप है जहां पर फर्म्स कार्टेल फॉर्मेशन करके अंडरस्टैंडिंग से प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है। अगर कंडीशन देखो ड्यूरिंग द अपस्विंग फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि जो बात की जाए इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस पे काम करती है, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जाता है। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर डिक्लाइन बहुत रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, तो फिर भी ट्रॉग और डिप्रेशन की कंडीशन होगी, रैपिडली बहुत तेजी से आपका जो है वो आउटपुट डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। बिजनेस साइकिल का बहुत सिंपल कैरेक्टर है भैया कि रेगुलरली होंगे पर कोई फिक्स टाइम नहीं है भैया, कभी रिसेशन लंबा चल सकता है तो कभी इन्फ्लेशन या ग्रोथ की स्टेज लंबी चल सकती है, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। ग्रेट डिप्रेशन देखे होंगे हमने 1932 से लेकर वो 4-4 साल तक 1936 तक चले। किंग डिमांड का मॉडल, ये मैं बच्चों को कई बार कहता हूं कि भैया बॉय स्विगी से याद कर लें, स्विगी से याद कर लें, स्विगी को आप जो है वो स्विगी से याद कर सकते हैं, आजकल स्विगी जोमेटो खूब चलता है, तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ए हो जाएगा। यहां पर इस बच्चे ने आंसर देखो -10 निकाला है, देखो 30 इंटू जैसे इसने 19 किया 570 आया, 20 इंटू 28 गया 560 आया, तो आपको 560 माइनस अगर 570 करेंगे, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू हो ही क्या आता है, चेंज इन टोटल रिवेन्यू, तो एक टोटल रिवेन्यू हमने ये निकाला, एक टोटल रिवेन्यू हमने ये निकाला, पर लेटेस्ट रिवेन्यू जो डिक्रीज हो रहा है तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू क्या आएगा 570 560 यानी -10 जो है वो आपका मार्जिनल रिवेन्यू जा रहा है। नेशनल इनकम के डेटा कौन रिप्रेजेंट करता है भैया, मॉस्पी ऑप्शन में नहीं है। मॉस्पी के साथ भैया कौन अलायंस होकर काम करता है, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मॉस्पी के अंडर में डेटा को कंपाइल करने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सिग्निफिकेंस यूजफुल ऑफ द नेशनल इनकम, अब क्या लिखा हुआ, ये पॉपुलेशन ग्रोथ की पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई भी बच्चा इसको बहुत इजीली क्रैक कर सकता है कि नेशनल इनकम का पॉपुलेशन ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। कौन से ऐसे फैक्टर है जो रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंशन में भी और कॉन्ट्रैक्शन में भी, तो ध्यान रख कोइंसिडेंटल फैक्टर में एज इट इज ये लाइन लिखी हुई है, ये आपको रेट ऑफ चेंज का इंफॉर्मेशन देते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों फेजेस के अंदर। सीधा वॉर या पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन देखने की जरूरत नहीं है, किसी बच्चे ने पहला मॉड्यूल का डायग्राम भी देखा होगा तो पता चल जाएगा किस कॉजेस के अंदर आते हैं, ये एक्सटर्नल कॉजेस के अंदर आते हैं ये। नेक्स्ट जीडीपी का इक्वेशन दे रखा है, यहां पर हमें करेक्ट फाइंड आउट करना है। जीडीपीएफसी जीडीपीएमपी माइनस एनआईटी होता है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चला जाएगा। मेरे ख्याल से 12th में बच्चा अच्छा खासा पढ़ के आता है, जिसका इकोनॉमिक्स नहीं था उसको भी पढ़ा होगा कि एफसी पे एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी करना होता है। यहां पर हम लोगों को इन्फ्लेशन का रेट पूछ रहे हैं। इन्फ्लेशन का रेट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इन्होंने हमसे पूछा किसके लिए, थर्ड ईयर के लिए है, तो हम क्या करेंगे भैया, जो जीडीपी डिफ्लेटर है थर्ड ईयर का माइनस हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर है सेकेंड ईयर का अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर है सेकेंड ईयर इनटू आप 100 कर लेंगे, तो पुट करते हैं थर्ड ईयर में कितना है 144, ऊपर कितना है सेकेंड ईयर का माइनस 125 अपॉन 125 इंटू 100 अगर हम करेंगे तो ये आपका 15.20% जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। ये इन्फ्लेशन की रेट का फॉर्मूला है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन, जीएनपी को कौन डिफाइन करता है, मार्केट वैल्यू फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा जीडीपी हो गया प्लस एनएफआई कर दिया, जीएनपी हो गया, बिल्कुल इसका आंसर जो है ए बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एनपीए नेशनल इनकम एनएफआई ऐड होगा,
कंजप्शन और सेविंग के लिए जो हाथ में पैसा बचता है भैया, वो हमारा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होता है। हमारी पर्सनल इनकम में से माइनस कर दो डायरेक्ट टैक्स या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो हमारे हाथ में आएगा उस पैसे को हम खर्च कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन हम लिखवाते हैं। Which of the following is included in the calculation of personal income की जब हम बात करते हैं तो उसमें ट्रांसफर पेमेंट भी इंक्लूड होते हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन आ जाएगा। ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी, अगर सोशल सिक्योरिटी रिसीव हो रहा होता तो ऐड हो जाता, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एज इट इज चला जाएगा। Which of the following true in relation with private income? प्राइवेट में पैसा कहीं से है भैया, इनकम बोथ फैक्टर ट्रांसफर कहीं से है, विद इन आउटसाइड बस पैसा आना चाहिए। Which of the following is true about the basic price? अब देखो यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्योंकि बेसिक प्राइस में देखो प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड होते हैं माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी होती है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ये जो आंसर है इसका वो डी जाना चाहिए था, कि बेसिक जो प्राइस होता है, ध्यान रखना फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन के टैक्सेस ऐड होते हैं और यहाँ पर माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी होता है, तो इसका आंसर जा रहा डी चाहिए। लेकिन अब इस हिसाब से तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं दे रखा है, तो क्या ये क्वेश्चन बोनस बनता है भाई, ये थोड़ा सा हमें देखने को पड़ेगा। ठीक है, कि क्वेश्चन बोनस की तरफ जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? ऑफ कोर्स जो पर कैपिटा इनकम है हमारा, वो इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, क्योंकि पीसीआई बढ़ने का मतलब होता है पर पर्सन कंट्रीब्यूशन बढ़ना। पीसीआई का फॉर्मूला क्या होता है? नेशनल इनकम अपॉन साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये बढ़ेगा, एवरेज कंट्रीब्यूशन लोगों का बढ़ रहा है, लोगों के जॉब मिल रही है, पैसा आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, तो पीसीआई स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट इज लाइन पीसीआई में मॉड्यूल में गिवन है। देखो स्ट्रैटेजी एक ही समझ में आती है, पूरा पेपर मॉड्यूल बेस्ड है, किसी भी नोट्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जैसे हम वीएसआई में भी जो क्लासेस लेते हैं, देखो टोटल मॉड्यूल बेस्ड स्टडी हम करवाते हैं, चाहे नोट्स ऐसे मॉड्यूल को फॉलो किया जाता है। अगर कोई बच्चा मॉड्यूल को थॉरोली पढ़ रहा है, जितनी बार वो मॉड्यूल को अच्छा करेगा, वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आ सकता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो मॉड्यूल में गिवन था, एज इट इज पेपर मॉड्यूल से लिया गया है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और कल शाम को 6 बजे जो लाइव वेबिनार होगा, ध्यान रखना, जो वीएसआई के चेयरमैन सर आरसी शर्मा सर लेंगे कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इंटर को क्लियर कर सकते हैं, वो जरूर ज्वाइन करें, वो स्ट्रैटेजीज आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।